नमस्कार। अपना घर खरीदना शायद हर भारतीय के जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है। और सबसे बड़ा फैसला भी। बिल्कुल। सालों की बचत, उम्मीदें, सब कुछ एक चाबी से जुड़ा होता है। लेकिन क्या हो अगर यही सपना एक डरावने जाल में बदल जाए, जहां आपकी जिंदगी भर की कमाई लुट जाए और आप पर लाखों का कर्ज भी चढ़ जाए। आज हम कुछ ऐसे ही स्रोतों पर बात करने जा रहे हैं। हाँ, आज हम भारत में 2025 और 2026 के होम लोन फ्रॉड्स के एक नए और बहुत ही खतरनाक रूप पर एक गहरी नजर डालेंगे। ये कोई मामूली ठगी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट डेवलपर्स और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत की, और उससे भी बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करके हो रहे हाईटेक घोटालों की। तो चलिए जरा इसको और गहराई से समझते हैं। हाँ, और देखते हैं कि अपराधियों और उन्हें पकड़ने वालों के बीच चल रही इस चूहे बिल्ली की दौड़ में कौन आगे है। इसमें सबसे दिलचस्प और कहूँ तो चिंताजनक बात यही है कि जिस टेक्नोलॉजी को हम अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए अपना रहे हैं, हाँ, अपराधी उसी का इस्तेमाल भरोसे की नींव को हिलाने के लिए कर रहे हैं। ये अब सिर्फ जाली दस्तावेज बनाने तक की बात नहीं रही। तो फिर ये क्या है? ये सच और झूठ के बीच की लकीर को ही मिटा देने जैसा है, जहां एक वर्चुअल इंसान बना दिया जाता है जो असल में है ही नहीं। और उसके नाम पर करोड़ों का लोन ले लिया जाता है। बिल्कुल। ये तो सुनने में ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। चलिए जमीन पर उतरते हैं और हाल के कुछ बड़े मामलों से शुरू करते हैं। पहला मामला जनवरी 2026 का है, एनसीआर में बिल्डर बैंक की सांठ-गांठ का। हाँ, ये क्लासिक उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम के रखवाले ही उसे खोखला कर सकते हैं। मुझे इन स्रोतों में ये सबवेंशन स्कीम वाली बात बहुत अजीब लगी। सुनने में तो ये खरीदार के लिए बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कि जब तक घर नहीं मिलता बिल्डर आपकी ईएमआई भरेगा। सही, पर असल में ये चाल कैसे बन जाती है? देखिए, सारा खेल यहीं पर छिपा है। स्कीम कागज पर तो बहुत अच्छी लगती है। खरीदार को लगता है चलो बिना ईएमआई के बोझ के घर मिल जाएगा। लेकिन होता यह है कि बैंक खरीदार के नाम पर जो लोन पास हुआ है उसका पूरा का पूरा अमाउंट, मतलब 100%, 100%। हाँ, 100% सीधे बिल्डर के खाते में डाल देता है। और प्रोजेक्ट शायद 10% भी पूरा नहीं हुआ होता। अरे बाप रे! बिल्डर कुछ महीने तो ईएमआई भरता है, लेकिन फिर वो पैसा कहीं और लगा देता है, प्रोजेक्ट रुक जाता है और वो ईएमआई देना बंद कर देता है। और बैंक फिर खरीदार के पीछे पड़ जाता होगा। बिल्कुल, क्योंकि लोन तो खरीदार के नाम पर है। तो नतीजा क्या हुआ? खरीदार के पास ना घर है और उस पर लाखों का कर्ज है। मतलब खरीदार तो दोनों तरफ से फंस गया। उसे एक ऐसे घर के लिए ईएमआई भरनी पड़ रही है जो शायद कभी बनेगा ही नहीं। उफ। और ये सिर्फ एक बिल्डर की नाकामी नहीं है। जैसा स्रोत में भी कहा गया है, ये एक गहरी सांठ-गांठ है। मतलब आप सोचिए, बैंक अधिकारी बिना प्रोजेक्ट की प्रगति देखे पूरा पैसा बिल्डर को क्यों दे रहे हैं? ये एक सिस्टमैटिक विफलता है, जहां घर खरीदार की रक्षा करने वाले नियम और लोग ही इस धोखाधड़ी का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तेजी से कार्रवाई करने को कहा है। जी हाँ, क्योंकि ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, ये भरोसे के कत्ल का मामला है। ये बिल्डर बैंक की मिलीभगत तो समझ में आती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ गिरोह तो बिना किसी असली प्रॉपर्टी या असली खरीदार के ही करोड़ों रुपए लूट रहे हैं। हाँ, हमारे स्रोतों में नोएडा का एक मामला है दिसंबर 2025 का। ये 100 करोड़ रुपए का फर्जी लोन गिरोह। ये क्या था? नोएडा वाला मामला तो इस खेल को बिल्कुल ही अलग लेवल पे ले जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक आइडेंटिटी फ्रॉड की। सिंथेटिक आइडेंटिटी? हाँ, यहाँ अपराधियों ने किसी असली इंसान के दस्तावेज नहीं चुराए। उन्होंने एआई की मदद से एक बिल्कुल नया नकली इंसान ही बना दिया। क्या? एक ऐसी डिजिटल परछाई जिसका असल दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है। एक मिनट, मतलब एक ऐसा इंसान जो है ही नहीं जी, उसके नाम पे बैंक ने 100 करोड़ का लोन दे दिया। ये कैसे मुमकिन है? यही तो इस धोखाधड़ी की सबसे खतरनाक बात है। इस गिरोह में बैंक के पूर्व अधिकारी भी शामिल थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट सब बनाए। और ये दस्तावेज इतने असली दिखते थे कि कोई भी अनुभवी मैनेजर धोखा खा सकता है। फिर इस नकली पहचान का क्या किया? इस नकली पहचान के नाम पर शेल कंपनियां बनाई गईं, मतलब सिर्फ कागजों पर। फिर ऐसी संपत्तियों के नाम पर लोन लिए गए जो कभी थी ही नहीं। अरे वाह! और लोन का पैसा इन्हीं शेल कंपनियों के नेटवर्क के जरिए घुमाकर गायब कर दिया गया। ये संगठित अपराध का एक टेक्स्ट बुक उदाहरण है। और ये समस्या सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि ये वायरस तो पूरे देश में फैल चुका।
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का 237 करोड़ का घोटाला और असम में बैंक ऑफ बड़ौदा का मामला। सही कहा। ये मामले बताते हैं कि धोखेबाज हर जगह हैं और वे सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाना जानते हैं, चाहे वो मुंबई की बड़ी फाइनेंस कंपनी हो या असम का कोई छोटा शहर। कोई भी सुरक्षित नहीं है। कोई भी नहीं। ठीक है, तो हमने दो बिल्कुल अलग तरह के घोटाले देखे। एक में सिस्टम की मिलीभगत का फायदा उठाया गया, दूसरे में टेक्नोलॉजी का। चलिए इन तरीकों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ, ताकि तस्वीर और साफ हो। सबवेंशन स्कीम पर तो हमने बात कर ली, और कौन से तरीके हैं? एक और बहुत पुराना लेकिन आज भी कारगर तरीका है, मल्टीपल फाइनेंसिंग। वो क्या होता है? इसमें अपराधी एक ही प्रॉपर्टी के जाली या डुप्लीकेट दस्तावेज तैयार करते हैं और उन दस्तावेजों के आधार पर एक ही समय में कई अलग अलग बैंकों से लोन ले लेते हैं। अच्छा। हर बैंक को ये लगता है कि वे उस प्रॉपर्टी पर लोन देने वाले पहले और अकेले हैं। जब तक धोखाधड़ी का पता चलता है, अपराधी पैसा लेकर गायब हो चुका होता है। बिल्कुल। फिर आता है संपत्ति का बड़ा चढ़ाकर मूल्यांकन, मतलब इन्फ्लेटेड वैल्यूएशंस। इसमें बिल्डर और खरीदार मिलकर बैंक को कैसे धोखा देते हैं? इसमें सिर्फ बिल्डर और खरीदारी नहीं, और कौन? बैंक का अपना वैल्यूअर मतलब मूल्यांकन कर्ता भी शामिल होता है। ये एक तिकड़ी है। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी की असली कीमत 50 लाख रुपए है। ठीक है। ये तीनों मिलकर कागजों पर उसकी कीमत 80 लाख रुपए दिखाते हैं। बैंक 80 लाख के हिसाब से लोन पास कर देता है, मान लीजिए 64 लाख। खरीदार को घर के लिए तो सिर्फ 50 लाख देने थे, बाकी के 14 लाख रुपए तीनों आपस में बांट लेते हैं। बैंक को लगता है उसने सुरक्षित लोन दिया है, पर असल में उसने प्रॉपर्टी की कीमत से कहीं ज्यादा का कर्ज दे दिया है। लेकिन इन सब में सबसे डरावना तो वो एआई वाला तरीका ही लगता है। आपने सिंथेटिक आइडेंटिटी की बात की थी, ये असल में काम कैसे करता है? ये आसान नहीं है, पर संगठित गिरोहों के लिए ये एक बहुत असरदार हथियार है। आप सोचिए, ये एआई सिर्फ एक नकली सैलरी स्लिप नहीं बना रहा, तो फिर ये एक पूरे इंसान की झूठी डिजिटल कहानी गढ़ रहा है। उसकी महीने की कमाई, उसके खर्चे, उसका पता, उसकी टैक्स हिस्ट्री, सब कुछ। और ये असली लगते हैं? इतने असली कि कुछ मामलों में तो दस्तावेजों पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करने पर भी नकली वेबसाइट पर सही जानकारी दिखती है। अरे, ये सिर्फ फोटोशॉप का कमाल नहीं है, ये डेटा ड्रिवन फ्रॉड है। एक लोन अधिकारी जो दिन में दर्जनों फाइलें देखता है, उसके लिए इसे नंगी आंखों से पकड़ना लगभग नामुमकिन है। ये सब सुनकर तो किसी का भी सिस्टम से भरोसा उठ सकता है। ऐसा लगता है जैसे अपराधी हमेशा एक कदम आगे हैं। तो क्या नियामक संस्थाएं जैसे आरबीआई बस हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं, या इस लड़ाई में कोई पलटवार भी हो रहा है? बिल्कुल, पलटवार हो रहा है, और ये बहुत जरूरी भी है। नियामक इस खतरे को समझ रहे हैं और 2026 से कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए गए हैं। जैसे कि पहला और सबसे बड़ा कदम है फ्रॉड रिस्क पर मास्टर निर्देश। इसके तहत अब अगर किसी बैंक को एक लोन अकाउंट में धोखाधड़ी का शक होता है, हाँ, तो वो उस लोन को किसी दूसरे बैंक या फाइनेंस कंपनी को तब तक नहीं बेच सकता जब तक कि धोखाधड़ी की जांच पूरी ना हो जाए। अच्छा, मतलब अब बैंक अपनी समस्या किसी और के सर पर डालकर पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। एकदम सही। ये जवाबदेही तय करने के बारे में है। पहले एक बैंक आसानी से एक संदिग्ध लोन बेचकर अपनी किताबों से हटा देता था, अब उन्हें खुद उस गंदगी को साफ करना होगा। तो उम्मीद है कि इससे बैंक शुरू में ही ज्यादा सतर्क रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता है कि गड़बड़ होने पर जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। ठीक है, ये तो धोखाधड़ी वाले लोन को आगे बेचने से रोकेगा। लेकिन उस एआई से बनी नकली पहचान का क्या? उस हाईटेक फ्रॉड को कैसे पकड़ेंगे? यहीं पर टेक्नोलॉजी का जवाब टेक्नोलॉजी से दिया जा रहा है। वो कैसे? स्रोतों के अनुसार अब बैंकों के लिए एक समर्पित डेटा एनालिटिक्स और मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन यूनिट्स का काम क्या होगा? इनका काम है लोन एप्लीकेशन के डेटा में छिपे असामान्य पैटर्न को पकड़ना। जैसे अगर एक ही पते से या एक ही कंपनी से या एक ही आईपी एड्रेस से बहुत सारे लोन एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो ये सिस्टम एक रेड फ्लैग खड़ा कर देगा। मतलब वे डेटा से एआई का मुकाबला कर रहे हैं? हाँ, एक तरह से यही कह सकते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। और वो जो प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ा चढ़ाकर बताने वाला घोटाला था, उसके लिए भी कोई तोड़ निकाला गया है? हाँ, और उसका समाधान बहुत सरल लेकिन बहुत असरदार है। क्या है वो? अब 25 लाख रुपए से ज्यादा के किसी भी लोन के लिए संपत्ति का मूल्यांकन एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं को करना होगा। अच्छा, 2 लोगों को? जी, ये सीधे तौर पर उस धोखाधड़ी के त्रिकोण को तोड़ने के लिए है
जब दो अनजान लोग एक ही प्रॉपर्टी का मूल्यांकन करेंगे तो उनके बीच मिलीभगत करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लगभग। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। बिल्कुल। स्रोत में प्रीपेमेंट पेनल्टी पर प्रतिबंध का भी जिक्र है। जी। ये धोखाधड़ी रोकने में कैसे मदद करता है? देखिए, ये सीधे तौर पर धोखाधड़ी रोकने का उपाय नहीं है, लेकिन ये खरीदार को ताकत देता है। कैसे? 1 जनवरी 2026 से आरबीआई ने फ्लोटिंग रेट होम लोन को समय से पहले बंद करने पर जो फीस लगती थी उस पर रोक लगा दी है। इसका फायदा ये है कि अगर किसी घर खरीदार को अपने प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ लगती है या उसे बिल्डर पर शक होता है तो वो बिना किसी जुर्माने के डर के अपना लोन बंद करके उस जाल से बाहर निकल सकता है। मतलब उसे एक एग्जिट का रास्ता देता है। सही। और अंत में एक बहुत ही काम की जानकारी जो हमारे स्रोतों में दी गई है। अगर किसी को भी कभी होम लोन फ्रॉड का शक होता है तो वे इसकी सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दे सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। हाँ, ये नंबर सभी को पता होना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा का क्या मतलब निकलता है? हमने बिल्डर बैंक की साठगांठ वाले क्लासिक घोटालों से लेकर एआई से बनी नकली पहचान तक कई जटिल धोखों को देखा। हाँ, ये साफ है कि अपराधी ज्यादा शातिर और तकनीक में माहिर हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने डेटा एनालिटिक्स और स्वतंत्र मूल्यांकन जैसे नए नियमों के साथ एक मजबूत नियामक जवाबी कार्रवाई भी देखी है। मुख्य बात यह है कि होम लोन का क्षेत्र अब एक जंग का मैदान बन गया है। ये जंग आधुनिक अपराधियों और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे नियामकों के बीच है। ये सिर्फ दस्तावेजों की जांच का मामला नहीं रहा अब। बिल्कुल नहीं। अब ये जटिल डेटा पैटर्न को समझने, तकनीक का सही इस्तेमाल करने और उन खतरनाक सांठ-गांठों को पहचानने के बारे में है जो सतह के नीचे छिपी होती हैं। बैंकों और नियामकों को लगातार अपराधियों से 2 कदम आगे रहना होगा। हमेशा। हमारे स्रोतों में ये विस्तार से बताया गया है कि बैंक और नियामक धोखाधड़ी से कैसे लड़ रहे हैं। लेकिन ये एक अंतिम सवाल खड़ा करता है जिस पर किसी भी घर खरीदार को सोचना चाहिए। क्या सवाल? जब अपराधी विशेषज्ञों को भी धोखा देने वाले एआई जनित दस्तावेज बना रहे हैं तो भविष्य में एक आम घर खरीदार को अपनी जीवन भर की जमा पूंजी को इस तरह के उन्नत धोखों से बचाने के लिए किन नए कौशल या उपकरणों की आवश्यकता पड़ सकती है?